हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डोमेन के बारे में देख रहे थे। हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस देखे, है ना। और उसमें कैसे, अगर हमें उसका ग्राफ नहीं पता है फिर भी हम उसका डोमेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस चीज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना। उसी में हमने दो तीन टाइप के फंक्शंस देखे थे, दो तीन टाइप के रिलेशंस देखे थे, फंक्शंस देखे थे बेसिकली, जिसमें एक था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर हमने रैशनल फंक्शन देखा, फिर एक्सपोनेंशियल देखा, ठीक है। उसके बाद लॉग का कुछ फंक्शन देखा। उसके अलावा जितने भी टाइप के हमने नेम फंक्शन पढ़े थे उन सब का हमें डोमेन रेंज पता होता है, ठीक है। तो अब देखो कि यहां पे हमें कैसे डोमेन और रेंज निकालना है। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट सबका मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोग बताना अगर किसी को कोई डाउट हो किसी पार्ट में। तो फर्स्ट का डोमेन है r माइनस माइनस 2 माइनस 3। फर्स्ट वाले पार्ट में किसी को डाउट? सेकेंड वाले पार्ट का डोमेन है, सेकेंड वाले पार्ट का डोमेन है r माइनस 0,1। चेक करके बताओ, अप टू 0,1। थर्ड का बताओ r माइनस, और डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूं x नॉट इक्वल टू 0 to 1, है ना। और अगर r में से माइनस करोगे तो क्या होगा? r में से माइनस करोगे तो क्या होगा? r माइनस, यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट और यहां पे 1 पे ओपन ब्रैकेट। देख के बताओ, थर्ड सही है सबका। फोर्थ का आंसर, फोर्थ में देखो आपको बताया था अगर दोनों जगह पे x हो तो आपको 3 कंडीशन चूज करना पड़ता है और तीनों कंडीशन का फिर लास्ट में इंटरसेक्शन लेना पड़ता है ना। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? -3 to 3। सॉल्व कर पाओगे सब लोग? और सॉरी, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना। ये वाला पार्ट होगा। और बेस से क्या कंडीशन आएगा? ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो यहां पे हम डोमेन क्या लिख पाएंगे? यहां पे आप डोमेन लिख पाओगे x बिलोंग टू 0 to 3 ओपन -1। चेक करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखो, 4 समझ में आया सबको? 4 समझ में आया सबको? ठीक है। फिफ्थ में देखो, एक्सपोनेंशियल है तो डोमेन होना चाहिए r, लेकिन ऊपर में जो फंक्शन है वो क्या है? फिर से एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन में क्या होगा? हम x की वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो। तो ये वाला फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं है? 1 और -1 पे। तो डोमेन हम क्या लिखेंगे? r माइनस 1, -1, ठीक है। थर्ड, सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ का आंसर होगा x बिलोंग टू, सिक्स्थ का आंसर होगा x बिलोंग टू -3 to -2 -infinity to -3 यूनियन 3 to infinity। चेक करके बताओ, सिक्स्थ का ये आंसर है। अब बताओ इसमें कौन सा किसमें डाउट है? 1 to 6 में किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 में, सेकंड में डाउट है, ठीक है। सेकंड को डिस्कशन करते हैं। और किसी, देखो सबको मैंने आंसर लिख दिया है, किसी पार्ट में किसी को डाउट हो तो बताना। सेकंड में देखो क्या है, ऊपर तो पॉलिनोमियल है तो ऊपर वाले का तो डोमेन r हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये डोमेन है तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे? r -1 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
और ये वाला पार्ट कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट का डोमेन क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने लिखा था, ये कहां पे जीरो हो रहा है, ये वाला पार्ट जीरो होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ऊपर वाले पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाले पार्ट में हमारे पास x माइनस वन इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू जीरो, दोनों पार्ट हमने सॉल्व किया था। x इक्वल टू जीरो और यहां पे देखो x इक्वल टू जीरो और यहां पे देखो क्या पुट कर पाएंगे, यहां से वैल्यू कितनी आएगी, x लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहां से x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, x और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो अब बताओ कि क्या हम इस वाले पार्ट में क्या हम 1 पुट कर पाएंगे, इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट जीरो देके इंफिनिटी कर देगा, है ना। अगर ये वाला पार्ट 0 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने टोटल देखो r में से 0 से 1 तक के सारे नंबर को मैंने माइनस कर दिया। क्लियर हो गया, अब्दुल बशीर समझ में आ रहा है, 0 से लेके 1 तक माइनस कर दिया r में से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड में देखो, थर्ड में फिर से वही चीज है, डिनोमिनेटर की चीज जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस फॉर्मेट का है, रैशनल टाइप का है, रैशनल फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, रैशनल टाइप का है। ठीक है, रैशनल टाइप का मतलब ऊपर और नीचे का टर्म है, तो डिनोमिनेटर की चीज क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की चीज को पहले इक्वल टू जीरो सॉल्व करो, उसको हम r में से माइनस कर देंगे, है ना। क्योंकि ऊपर वाले टर्म में देखो x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखो ये वाला चीज होगा, ये वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, सेट्स में भी आपको बताया था। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में भी आपको ये चीज बोला था, सेट्स में भी बताया था, है ना। क्यों, कैसे पता चल रहा है, इसका डी आप चेक करोगे तो ये क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये अपने आप में एक तरीके से कैसे काम करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह काम करता है ना। जब आपने वेवी कर्व पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने इस टाइप के फंक्शन के बारे में आपको बताया होगा कि ये फंक्शन क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव करता है। तो ये एक्चुअली में कौन सा फंक्शन है, x इक्वल टू जीरो, और ये वाला पार्ट कहां पे, किस इंटरवल में जीरो देगा, 0 से 1 में। तो r में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो r में से आप इसको माइनस कर दो, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, थर्ड सौमिक समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ, प्रीजा, फोर्थ में देखो, फोर्थ में मैंने लॉग वाला फंक्शन बताया था। फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर नहीं देखा है क्या, फाउंडेशन कोर्स में और लास्ट क्लास में भी जब हम लोग लॉग फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा, है ना। आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन जो है वो लॉग जहां पे डिफाइन होता है जिस एक्स के लिए, वही हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो लॉग डिफाइन कहां पे होगा, ये जो पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखा, बेस में भी एक्स है तो हमें बेस पे भी कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन हमने लिखा, और इस तीनों कंडीशन का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ना। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी एक्स की वैल्यू खोजनी है जिसके लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले वाले पार्ट का ये आंसर समझ में आ रहा है प्रिजा, देखो ये वाला पार्ट कैसे आंसर सॉल्व किया, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व किया है। वेवी कर्व में भी मैंने ये सेम एग्जांपल लेके सॉल्व किया होगा, चेक करना। ये वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो, देखो तो इंटरसेक्शन आप कैसे लोगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट से आपका आ रहा है -3 से 3 के बीच में, ठीक है। दूसरा वाला बोल रहा है कि 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे कहीं पे 1 है, 1 को माइनस कर दिया। कॉमन वाला पार्ट देखो क्या रहा है, 0 से 3 तक, उसमें से 1 नहीं है। प्रीजा क्लियर है, ठीक है। सिक्स्थ वाला पार्ट फिर से वही है, सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेस में क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे हम बेस में कोई कंडीशन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट पे कंडीशन यूज करेंगे। सिक्स्थ देखो किसका है, सुब्रजीत और प्रिजा। तो लॉग वाले पार्ट में आपको बताया था कि ये वाला लॉग डोमेन कैसे निकालते हैं, इस वाले पार्ट को हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव प्रूफ करना होगा। तो x² - 1/x² - 9 ग्रेटर देन 0, है ना।
और ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है कि नहीं, वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व में सेम क्वेश्चन नहीं किया था, सारा क्वेश्चन वेबी कर्व में सॉल्व किया हुआ है। जिसको डाउट है किसी पार्ट में, वेबी कर्व वाला चैप्टर फिर से रिवाइज करके देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो आप प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, प्लॉट करोगे, सॉरी ये आंसर नहीं होगा 6th में, चेक करो, देखो यहां पे करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे देखो -3 -2 +2 और +3, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स होगा, ये देखो। और जब ये आंसर लिखोगे तो हमें क्या चाहिए आंसर, पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो ये बीच वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, करेक्ट कर लो ये वाला आंसर, -∞ to -3 है ना। यहां पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो सब पे हम सर्कल मार्क यूज कर लेंगे। अब क्लियर हो गया, सौमिक सुब्रजीत समझ में आ गया, यही डाउट था शायद, है ना। तो यूनियन -2 to -3 -2 to +2 यूनियन 3 to ∞। प्रीजा और सुब्रजीत यही डाउट था शायद, देखो आंसर करेक्ट कर लो, इसका आंसर ये होगा शायद, हाँ सही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया कि कैसे हम फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज यहां पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक और टाइप का फंक्शन है, पहले वो कर लेते हैं फिर हम उस पॉइंट को करते हैं। एक और फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट का टर्म आता है तो स्क्वायर रूट वाले पार्ट का हम डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा फंक्शन किस टाइप का हो, px ऑफ रूट ओवर समथिंग। ठीक है, px। तो जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो हम क्योंकि अभी तक जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, जो कुछ भी करते हो, वो सब हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ रियल नंबर के लिए करते हैं। तो जब तक आपसे कुछ बोला ना जाए तब तक हमें बाय डिफॉल्ट रियल नंबर के लिए ही अपने सारे आंसर्स को निकालना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में किसी कॉम्प्लेक्स के लिए या कुछ लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स कब निकालना है। ठीक है, तो जब उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर चाहिए होगा या कॉम्प्लेक्स सेट में उसे आंसर चाहिए होगा तो वो आपसे बोल देगा कि मुझे कॉम्प्लेक्स में आंसर निकाल के चला बताओ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर कहां पे होना चाहिए, रियल नंबर में। ठीक है, तो रूट के अंदर रियल नंबर में कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होता है, आपको याद होगा, है ना। हम क्योंकि रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर रूट के अंदर कभी भी कोई टर्म नेगेटिव नहीं रखेंगे हम। क्यों, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव रखोगे तो फिर ये किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए इन जनरल नहीं पढ़ते हैं, इन जनरल हम लोग रियल नंबर के केस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन जनरल जो हमारा आंसर होना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना, इन जनरल आंसर हमारा किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इन जनरल हमारा जो भी आंसर आप सॉल्यूशन निकालोगे, जहां पे भी निकालोगे, सारा आंसर हमारा रियल नंबर में ही हमें आंसर करना है। ठीक ना, अगर उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में डालना है तो वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके पूछ लेगा आपसे कि मुझे इसका आंसर कॉम्प्लेक्स प्लेन में बताओ क्या होगा, तब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा सारा आंसर रियल नंबर में होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें ये कंडीशन फॉलो करना है हमेशा के लिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी कोई आपके पास स्क्वायर रूट का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, स्क्वायर रूट का कोई क्वेश्चन हो, तो हमें पता है कि इसका डोमेन जब आप लिखोगे तो डोमेन क्या होगा, डोमेन में हम वो सारे x को इंक्लूड करेंगे जिस x के लिए px क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना। ये वाला रूट के अंदर में हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो या तो जीरो या जीरो से ज्यादा कुछ टर्म्स होना चाहिए, है ना। तो डोमेन का अब आपको बेसिक आइडिया मिल रहा होगा कि हम जो चीज डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, डोमेन में हम एक्चुअली में उसी टाइप के x को इंक्लूड कर रहे हैं जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर के लिए डिफाइन हो। क्लियर है कि नहीं, हम x के केस में जब भी आपको x डोमेन निकालना हो, डोमेन का बेसिक मतलब ये होता है कि हम ऐसे x को फाइंड करना चाह रहे हैं जिस x के लिए हमें क्या मिल रहा हो, कुछ रियल
वैल्यू मिल रही हो, है ना। और जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसी चीज आप पुट करो जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो रूट एक्स की चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है। और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल भी आपको यूज करना है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल दूं और आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो निकाल सकते हैं क्या, निकालो इसका डोमेन क्या होगा। एग्जांपल नंबर 1 का डोमेन निकालो, इसका डोमेन बताओ क्या होगा, डोमेन बताओ क्या होगा। डोमेन बताओ क्या होगा, फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, फर्स्ट का डोमेन। ठीक है, ये सब ऑलरेडी कर चुके हो। फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा। जीरो इंक्लूड करेंगे, हाँ क्यों नहीं करेंगे। रूट के अंदर क्या हम जीरो पुट नहीं कर सकते क्या, सुब्रजीत बताओ। रूट के अंदर जीरो पॉसिबल नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन जीरो से कम कोई क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम यहां पे इक्वल टू का सिंबल इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अगर जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, नहीं भी होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जीरो या जीरो से ज्यादा नंबर हम यहां पे पुट करते हैं। ठीक है, बताओ। फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, फर्स्ट का डोमेन समझ में आ रहा सबको। क्या करेंगे, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, देखो मैं यहां पे साइड में सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पे देखो ये फैक्टर बन रहा है कहां पे, 1 और 2 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, ओपन क्लोज कहां लगाना है वो आप देख लेना, दिग्वलय, हाँ सही है। ठीक है, ओपन क्लोज का कंक्लूजन आपको खुद से क्रिएट करना है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला भी सेम टाइप का ही है। क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इंफिनिटी। चेक करके बताओ सेम होगा या नहीं, है ना। क्योंकि यहां पे इक्वल टू हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, जहां पे पॉसिबल नहीं होगा वहां पे नहीं करेंगे। थर्ड वाले में देखो, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जब वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वेवी कर्व में 2 पे आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में याद है ना। और जब यहां पे प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू -3 क्लोज्ड यूनियन 2 टू इंफिनिटी, है ना। डिनोमिनेटर की चीज को हम जीरो नहीं करते हैं, ये बेसिक कंडीशन था हमारा। फोर्थ फिफ्थ जल्दी, फोर्थ और फिफ्थ बता लीजिए। फोर्थ तो इजी है, क्या होगा आंसर, देखो 3 टू -3, हाँ दिग्वलय सही है। बाकी लोग आंसर मैच कराते जाओ, अगर सही है तो ठीक है, किसी में डाउट हो तो बताना। ठीक है, फिफ्थ में 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा। फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ का आंसर बताओ क्या होगा। फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ का बताओ आंसर। फिफ्थ का आंसर फिर से वेवी कर्व, है ना, इसलिए वेवी कर्व समझना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आपका हमेशा रहेगा। इनइक्वलिटी जहां पे भी आएगा, लीनियर फैक्टर जहां भी बनेगा, वेवी कर्व से हमें सॉल्व करके जल्दी आंसर बताना है। ठीक है।
बताओ बताओ क्या होगा। फिफ्थ का आंसर किसी का नहीं आ रहा है? फिफ्थ का आंसर किसी का नहीं आ रहा है क्या? फिफ्थ में क्या करेंगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ दिग्बलय सही है। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि x नेगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव में फॉर्म कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ सेम हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, कैसे प्रोसेस है ये आपको पता है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है। जिसको इस वाले पार्ट में डाउट है, आप लोग फाउंडेशन लेक्चर फॉलो करो फिर, ठीक है। वो आपका बेसिक है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ इतना डिटेल में पढ़ाया था, है ना। और देखो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना। तो क्या लिख पाएंगे? x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -3। कहाँ कहाँ पे सर्कल मार्क लगेगा? 2 और -2 पे, है ना। यूनियन 2 -2 टू 2 ओपन, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। फिफ्थ समझ में आ गया? दिग्बलय सही है। सिक्स्थ का आंसर बताओ। सिक्स्थ समझ में आ रहा सबको? सिक्स्थ क्या बोल पाएंगे? सिक्स्थ क्या होगा? रियल नंबर आएगा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अब्दुल यहां पे देखो, अगर किसी को टाइप करने में दिक्कत हो रहा है तो मत लिखो, मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूं, उसमें मैच कराना। अगर उसमें किसी को मिसमैच हो रहा हो तो बताना, बाकी आप चेक करते जाओ, ठीक है। सिक्स्थ का बताओ। सिक्स्थ का आंसर सबको समझ में आ रहा है? सिक्स्थ का आंसर समझ में आ रहा है? आर होगा। सिक्स्थ में किसी को डाउट है? रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। और ये तो ऑलरेडी एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होता है? ट्रू होता है। इसलिए डोमेन क्या होगा? आर। सेवेंथ का क्या होगा? सेवेंथ का आंसर भी आर होगा। चेक करते जाओ, सेवेंथ का आंसर भी क्या होगा? आर होगा। एट्थ का आंसर बताओ। एट्थ का आंसर बताओ। एट्थ का आंसर बताओ। सेवेंथ सही है सबका, आर। वेरी गुड। एट्थ का बताओ। समझ में आ रहा है डोमेन का क्या मतलब है? ठीक है, डोमेन आपको अब ये समझ में आना चाहिए, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एट्थ, ठीक है, ये सब फॉर्मेट आपको इस तरीके से अलग अलग टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा। दिग्बलय किसका आंसर लिखो? एट्थ का। 0 टू इंफिनिटी क्यों? एट्थ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भूल गए? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भूल गए? ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होता है? 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। बताओ मुझे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम वही चीज तो यहां पे भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेम है, सेम चीज तो यहां भी है। सुब्रजीत देखो, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है? रूट के अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम रूट के अंदर की चीज को पॉजिटिव करेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपको याद है, इस टाइप से ग्राफ होता है, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये हमेशा आपको क्या देगा? एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। सुब्रजीत समझ में आ गया? सुब्रजीत समझ में आया? दिग्बलय क्लियर हो रहा है? यानी यहां से फिर से आपका डोमेन क्या मिलेगा? फिर से इसका डोमेन क्या होगा? आर होगा। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या प्रॉब्लम है? शाहनुर आलम सही है। समझ में आ गया? दिग्बलय, सुब्रजीत, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है किसी को?
नहीं है। नाइन्थ का बताओ, नाइन्थ का बताओ। फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नाइन्थ का मुझे बता दो। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नाइन्थ का बता दो, फिर क्या होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो नाइन्थ का मुझे बता दो क्या होगा। बताओ क्या होगा भाई। नाइन्थ में क्या लिखोगे सुब्रजीत? कौन सा वाला पार्ट? एट्थ वाला फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए, यही तो बताया। रूट के अंदर कोई भी चीज हो हमें उसको पॉजिटिव में ही लिखना है ना। अगर वो पॉजिटिव में नहीं होता है तो हमें ऐसा एक्स फाइंड करना है जिसके लिए वो पॉजिटिव हो, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफाइन है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट को देखो, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, अब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो यहां से हमें ये तो दिखाई पड़ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्या इसका कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है क्या? जब कोई पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है ना, कोई भी पार्ट अगर एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना हमारा। जो अगर एक्स एक्सिस के नीचे होता उस पार्ट को हम क्या करते, हटा देते, है ना। लेकिन ऑलरेडी कोई पार्ट है ही नहीं तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइन्थ में क्या लिखेंगे? नाइन्थ में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब देखो, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, आपको अगर ध्यान हो ग्राफ तो ऐसा कुछ ग्राफ था, स्टेप फंक्शन, याद है आपको, है ना। देखो ऐसा कुछ ग्राफ था। तो हमें एक्चुअली में कौन सा ग्राफ चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ग्राफ चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ग्राफ मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ग्राफ मतलब हो गया कि जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा हमें वो वाला पार्ट नहीं लेना है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स नहीं लेना है। तो यहां से देखो, ये वाला जो कर्व है हमारा वो पॉजिटिव वाले पार्ट में ऑलवेज या तो 0 है या 0 से ज्यादा ही है, और इसके नीचे नेगेटिव वाले पार्ट में हमारा कर्व नीचे आ रहा है। इसका मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या लिख पाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी सबको क्लियर है? नाइन्थ का सुब्रजीत -∞ टू 0। ठीक है, माइनस करने की क्या जरूरत है? जब आप डायरेक्टली ये लिख ही सकते हो तो फिर सही है ना, वो भी सही है। लेकिन सिंपल फॉर्मेट में अब लिखो तो यहां से आप आंसर क्या बोल पाओगे? नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक मैं रख रहा हूं। टेंथ का बताओ क्या होगा? टेंथ का आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, इसलिए आपको ग्राफ जो हमने बेसिक ग्राफ है वो बेसिक ग्राफ हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ कहां पे पॉजिटिव होता है, कहां पे नेगेटिव होता है, ये सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऐसा कोई फंक्शन बोल देता है ना, तो जैसे ही कोई बोलेगा तो माइंड में आपका वो ग्राफ बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली कि इसका ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, और ये चीज कैसे बनेगा? प्रैक्टिस से। आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ग्राफ का, हर एक टाइप का ग्राफ का। और ज्यादा ग्राफ है नहीं, कुछ कुछ बेसिक ग्राफ है, इन्हीं सारे ग्राफ का बार बार यूज होता है ना। टेंथ का बताओ कोई, टेंथ का आंसर कोई बताओ। टेंथ का आंसर कोई बता दो मुझे। टेंथ का आंसर देखो, टेंथ में क्या लिखेंगे? टेंथ जब आप करोगे, ठीक है, रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x माइनस मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड x से ज्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड x से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू मॉड x से ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको याद हो, है ना, हमने ये चीज आपको बोला था कि जब भी किसी क्वेश्चन में मॉड आ जाता है तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं x पॉजिटिव में कोई एक नंबर पुट करता हूं, ठीक है,
x ग्रेटर देन 0 में आप कोई एक नंबर पुट कर लो, मान लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 की वैल्यू पुट करोगे दोनों साइड, तो ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना। x की पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू आप रख के देख लो, ये स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये समझ में आ रहा है। x की कोई लेस देन 0 वैल्यू पुट करके देख लो, मान लो x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दिया, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं होगा, है ना। इसका मतलब आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ कहां पे ट्रू है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है ना। तो इसका डोमेन फिर से आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10th क्लियर हुआ सबको, 10th क्लियर हुआ सबको। 10th में मैंने कैसे किया समझ में आया, 10th में मैंने क्या किया, क्लियर हो गया क्या। अगर 10th आपको समझ में आ गया होगा तो 11th करके बताओ, अगर 10th क्लियर हो गया तो 11th करके बताओ। सेम टाइप का है, बस मैंने इधर उधर चेंज किया है। अगर आपने 10th कर लिया तो 11th करके बताओ कि 11th का क्या आंसर होगा। 10th कर लिया तो 11th करके बताओ क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा चेंजेस लाया और कुछ भी नहीं लाया, ठीक है। आपको ये चीज अब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो, 10th में क्या होना चाहिए, x की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन मैंने कहां से लिखा, ये तो स्क्वायर रूट वाला कंडीशन था कि रूट के अंदर कोई भी चीज हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो इसको आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये कंडीशन आपका फॉर्म होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, है ना। अब इस कंडीशन को क्रॉस चेक हम लोग करके देख रहे हैं बस, है ना। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने x ग्रेटर देन 0 में कोई भी एक नंबर चूज कर लिया, ठीक है। क्रॉस चेक में करके देख रहा हूं कि पॉजिटिव वैल्यू में मैंने कोई भी एक नंबर मान लो 5 पुट किया, तो 5 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, 5, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि इस रीजन में आप x ग्रेटर देन 0 में कोई भी x चूज करोगे, ये स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होगा, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नेगेटिव वाले पार्ट के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाले पार्ट में आप चेक करोगे तो x की कोई भी वैल्यू एक नेगेटिव पुट कर दो, तो नेगेटिव पुट किया तो ये स्टेटमेंट आ गया, और ये स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होता है। यानी इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है ना। तो इसलिए हमने डोमेन क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। घर पे आप इस क्वेश्चन को फिर से करना और खुद को कन्विंस करने का ट्राई करना कि ये आंसर है कि नहीं, ठीक है। 11th का आंसर रियल नंबर है, ठीक है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, 11th नंबर को, 11th नंबर आप खुद को कन्विंस करने का ट्राई करो और घर पे एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है। और चेक करना कि ये चीज रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर आया है रियल नंबर, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो आपस में आप लोग डिस्कशन पहले करना, फिर भी डाउट होता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, इसका डोमेन आर होता है, आप ये चेक करना कि आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो एक बार घर पे टाइम निकाल के इसको करना, ठीक है। अब एक और टाइप का मैं आता हूं जिससे मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड टाइप, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप में क्या होगा कि अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े उन सब का क्या होगा, एक मिक्सचर क्रिएट होगा, है ना। सबको एक साथ कंबाइन करके वो किसी क्वेश्चन में दे देगा। तो मिक्स टाइप में देखो कि जैसे एक इन जनरल फॉर्मेट का ये होता है कि अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्मेट का डिफाइन हो, 1/√p मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फंक्शन आपके पास डिफाइन हो तो इसका डोमेन हम कैसे निकालें। तो यहां पे देखो ये मिक्स में इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये किस फॉर्मेट का है, ये p/q फॉर्मेट का भी है और स्क्वायर रूट टाइप का भी है कि नहीं। देखो अभी तक हमने जो रैशनल वाला p/q फॉर्मेट पढ़ा था उस टाइप का भी है और ये स्क्वायर रूट टाइप का भी है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना।
और दोनों मतलब एंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ऊपर वाले में अगर कोई P बाई क्यू फॉर्मेट होता है तो हमें ये चीज पता होती है कि ये इसका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर की चीज को हम नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, याद होगा आपको। और स्क्वायर रूट वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट वाले पार्ट के लिए P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो डायरेक्टली ये कंडीशन लिख सकते हैं कि नहीं, P ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व तो किया, लेकिन दोनों को बाद में जब हमने कंबाइन किया तो आपका डोमेन क्या आ गया, P ग्रेटर देन 0। तो अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन लिखना होगा, है ना, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, P ग्रेटर देन 0। इक्वल टू हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, इसलिए मैंने इक्वल टू वाला 0 वाला पार्ट हटा दिया। यहां तक क्लियर है सबको। और अगर ये क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस करो इस पे। मान लो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एक्स माइनस 1, बताओ इसका डोमेन क्या होगा। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, 1 बाई रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताओ इसका डोमेन क्या होगा। थर्ड, मिक्स टाइप सबको समझ में आ गया। फर्स्ट का आंसर निकालो, 1 बाई रूट ओवर ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बताओ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करो, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। बताओ फर्स्ट का क्या आंसर होगा। फर्स्ट का तो इजी है, समझ में आ रहा है। इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर यही चीज ऊपर में होता तो हम इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते। सबको क्लियर है कि नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इसका आंसर क्या लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 1, है ना। तो फर्स्ट सबका सही है। सेकेंड का आंसर बताओ क्या होगा। सेकेंड का आंसर बताओ क्या होगा। फिर से देखो, स्क्वायर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो डिनोमिनेटर की चीज को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये कहां पे 0 होता है, फर्स्ट का सही है। सेकेंड का बताओ, ग्रेटर देन 0, और ये कहां पे ट्रू होता है। ग्राफ आपको याद है, आप ग्राफ देख के भी आंसर कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1। सेकेंड का आंसर सबको समझ में आया क्या। सेकेंड का आंसर देखो मैंने लिखा है ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व पता है, ये ऐसा कुछ कर्व होता है, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ कर्व होता है। सबको समझ में आ रहा है। हमें 0 नहीं चाहिए, तो ये 0 वाला पार्ट तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कहां से कहां लाई करेगा, 1 से आगे लाई करेगा। क्लियर है। थर्ड का बताओ, सही है सबका। सेकंड का सबको समझ में आ गया, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यही सब बेसिक चीजें हैं, बस पकड़ में आनी चाहिए आपको। एक बार आपका ग्राफ क्लियर हो जाए, आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं दोनों डायरेक्शन में समझा रहा हूं कि अगर आपको ग्राफ दिया हो तब भी आप डोमेन निकाल पाओगे। ग्राफ दिया हो तो खैर हम सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ नहीं दिया होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे डोमेन फिर भी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड का बताओ क्या होगा। थर्ड में क्या लिखोगे, सुब्रजीत सही है, लेकिन आर में से माइनस क्यों कर रहे हो, पॉजिटिव कर दो डायरेक्टली, वो भी आंसर सही है। ठीक है, दोनों सही है। अब्दुल बशीर, आर 0 - 2 क्यों किया, देखो यहां पे एक्सप्लेन किया। थर्ड का बताओ क्या होगा, सेकंड सही है। थर्ड का बताओ, थर्ड का क्या होगा, थर्ड का बताओ क्या होगा।
थर्ड में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। और हमें यह पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो तो ग्रेटर देन 0 होता ही है ना, लेकिन ये 0 भी हो जाता है कि नहीं। 0 कहां पे होता है, देखो ये 0 सिर्फ हमें कहां पे देगा, हर एक इंटीजर वाली वैल्यू पे, है कि नहीं। थर्ड का आंसर गलत है, सुब्रजीत, अब्दुल बशीर, थर्ड गलत है। देखो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, है ना। तो देखो ग्राफ से हमें यहां पे दिख रहा है कि ऑलरेडी ये वाला पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है ना, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ ये कहीं कहीं पे 0 भी देता है ना। और देखो ये 0 वैल्यू कहां कहां पे दे रहा है, ये 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे 0 दे रहा है, 2 पे 0 दे रहा है ना, 3 पे 0 दे रहा है, इस टाइप से -1 पे 0 दे रहा है ना। तो बाकी सारे किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जिस जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है मुझे उस पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो x की वैल्यू हम डोमेन यहां पे क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू r माइनस जेड। क्लियर हुआ सबको, थर्ड में समझ में आ रहा है, r माइनस जेड, सुब्रजीत सही है, r माइनस जेड, है ना, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे अगर आप कुछ भी इंटीजर पुट कर दोगे तो वो क्या दे देगा, 0 दे देगा, क्योंकि इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं है, और इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो वो 0 दे देगा। तो ये 0 ग्रेटर देन 0 से ट्रू नहीं होता है ना। तो हमें इसके डोमेन से दिख रहा है, ग्राफ से दिख रहा है ना, ये सब चीजें हम ग्राफ से प्लॉट करके आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर है, तो डोमेन हमने निकाल लिया, तो यहां पे इसका डोमेन क्या लिखोगे आप, r माइनस जेड। फोर्थ का बताओ, फोर्थ तो इजी है, फोर्थ खुद से करके देखो क्या आता है। फोर्थ क्या होगा है ना, -3 to 3, है ना। फोर्थ तो इजी है, सबके लिए कर पाओगे। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे बना के हम लोग लिख लेते हैं, एक पॉइंट बना के लिख लो यहां पे, इसी मिक्सचर वाले फॉर्मेट में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास इफ fx is a function, fx is a function whose domain is मान लेते हैं d1। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन fx है जिसका डोमेन d1 है, ठीक है, एंड दूसरा एक फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया gx जिसका डोमेन हमारे पास d2 है। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन हमारे पास इस तरीके से है जिसका हमें इंडिविजुअल डोमेन पता है, ठीक है, और उसने क्या किया कि एक फंक्शन डिफाइन किया, देन द डोमेन ऑफ hx, है ना, देन द डोमेन ऑफ hx, और hx को उसने अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। पहले वाले पार्ट में उसने fx और gx को ऐड करके डिफाइन किया, ठीक है, दूसरे में उसने hx को fx माइनस gx करके डिफाइन किया, ठीक है, तीसरे में उसने fx को मल्टीप्लाई करके डिफाइन किया, hx को उसने fx इंटू gx डिफाइन किया, ठीक है, फोर्थ में उसने hx को डिवाइड करके डिफाइन किया, है ना। तो ये चार ऑपरेशन हमें ऑलरेडी पहले पता था, तो ये चार ऑपरेशन के फॉर्मेट में उसने hx को डिफाइन किया, ठीक है। अब ऑलरेडी हमें fx और gx ऑलरेडी पता है जिसका इंडिविजुअल डोमेन पता है, लेकिन अब हमें डोमेन किसका बताना है, hx का डोमेन बताना है ना। तो अगर हमें hx का डोमेन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ hx लिखना है हमें हर एक केस में, ठीक है। तो हर एक केस में अगर हमें डोमेन ऑफ hx लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हर एक केस में डोमेन ऑफ hx, तो जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन हो जहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास फंक्शन सब अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस फॉर्मेट में हो, है ना। तो आप क्या करो कि
इस तरीके से आप क्या करो कि इंडिविजुअल हर एक टाइप के फंक्शन का आप डोमेन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इंडिविजुअली तो हम डोमेन की कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना। तो यहां पे हमने वही चीज बोला कि मान लो कि हमने fx का डोमेन कैलकुलेट किया और वो हमें d1 मिल गया, gx का कैलकुलेट किया d2 मिल गया। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन हो जो इस टाइप से ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हो, तो हमें करना क्या है कि अलग अलग सबका डोमेन कैलकुलेट करना है और लास्ट में सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्लियर है। तो अगर आपका फंक्शन, यहां पे मैंने सिर्फ 2 ही शो किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, सबका आप अलग अलग कैलकुलेट करो डोमेन, और फाइनल आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक्चुअली में क्या है, डोमेन ऑफ hx है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ hx निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों डोमेन का फाइनली में इंटरसेक्शन लेना होगा, है ना। तो दोनों में सबका आंसर, इसमें भी क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ d1 d2, इसमें भी क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ d1 d2, इसमें भी क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ d1 d2। लेकिन इस वाले डिवीजन वाले पार्ट में आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई वाला पार्ट आपका जीरो हो रहा हो तो उसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इंटरसेक्शन तो हमें लेना ही है। क्लियर है। तो यहां तक आपका, अब आपको अगर किसी भी टाइप का कोई फंक्शन दे दे और पूछे कि इसका डोमेन बताओ क्या होगा, तो अब आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पे आपको डोमेन कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, अब आप इसका डोमेन मुझे निकाल के बताना। मान लो मैंने fx को डिफाइन किया 1/x प्लस 1/√9 - x² प्लस log ऑफ x, ठीक है। इसका डोमेन बताओ क्या होगा, इस fx का डोमेन बताओ क्या होगा। यहां पे फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। देखो ये समझाने का मतलब ये है सुब्रजीत, देखो मैंने ये बोला कि अगर आपके पास, देखो एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि अगर आपको बोला जाता है कि इस टाइप के फंक्शन का डोमेन निकालो, तो इस टाइप के किसी फंक्शन का तो हमें डोमेन नहीं पता है ना। तो हमें करना क्या है, हमें इंडिविजुअल हर एक टर्म का डोमेन कैलकुलेट करना, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास इस टाइप से टर्म प्रोडक्ट, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फॉर्मेट में हो, तो आप क्या करो कि इंडिविजुअली हर एक पार्ट का डोमेन निकालो और फाइनली लास्ट में आप जब इस वाले फंक्शन का डोमेन लिखने जाओगे तो तीनों का हम इंटरसेक्शन वाला कॉमन पार्ट वाला आंसर करेंगे, है ना। क्योंकि ये जो fx फंक्शन, अब हमारा फंक्शन ये है, ये इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है ना। तो इंडिविजुअल फंक्शन नहीं, तो हमें fx का फंक्शन डोमेन बताना, यानी हमें ऐसा x बताना है जिसके लिए ये fx क्या हो, डिफाइन हो। तो इस fx को डिफाइन होने के लिए इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लास्ट में क्या करेंगे, तीनों का कॉमन ले लेंगे। क्लियर हो गया सुब्रजीत, समझ में आया। यही चीज ऊपर में बस सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक बार इसको सॉल्व करो तो आपको अच्छे तरीके से एक बार क्लियर होगा कि क्या आंसर होता है, ठीक है। सेकंड का, फर्स्ट का आंसर निकालो एक बार तो आपको क्लियर होगा। थ्योरी बस वो एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में था, एग्जांपल से आप समझो, ठीक है। fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स थर्ड fx इक्वल टू 1/log x प्लस cos x प्लस रूट ओवर 4 माइनस x²। हाँ सुब्रजीत, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन या किसी टाइप का सिंबल यूज किया वो उसने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किया है। लेकिन डोमेन के केस में, पर्टिकुलरली जब आप डोमेन कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, तो डोमेन के केस में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमारे लिए उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, है ना। जब हम कोई और चीज सोचने का ट्राई करेंगे तब एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम
वैल्यू देंगे, लेकिन जब आप डोमेन कैलकुलेट करने जाओगे तो डोमेन के केस में उन सब का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि अलग अलग पार्ट का डोमेन निकालना है और फाइनली सबका आंसर आपको इंटरसेक्शन निकाल के आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर किसी ने निकाला है 0,3, 0 to 3, 0 पे ओपन, 3 पे दिग्वलय, 3 पे क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, 3 पे क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, चेक करो। फर्स्ट का ये सब का आ रहा है क्या, फर्स्ट का चेक करो 0 to 3, 0 to 3 कैसे आया, 0 to 3 कैसे आया, देखो फर्स्ट वाले पार्ट से हमारे पास क्या आएगा डोमेन, इस वाले पार्ट का आप डोमेन निकालोगे तो क्या होगा r-0, समझ में आ रहा है। इस वाले पार्ट का डोमेन निकालोगे तो क्या होगा x बिलोंग टू 3 to 3, ठीक है, -3 to 3, और इस वाले पार्ट का डोमेन निकालोगे तो क्या होगा >0। ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है। इंटरसेक्शन के लिए कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं आपको। इंटरसेक्शन के लिए हर एक पार्ट को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो एक तो बोल रहा है -3 से 3 तक, तो मैंने -3 से 3 प्लॉट किया, इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। ये वाला पार्ट बोल रहा है 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये मैंने 0 से ज्यादा पुट कर दिया। ये वाला पार्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो देखो कॉमन वाला पार्ट क्या आ रहा है 0 to 3। दिग्वलय क्लियर है, सुब्रजीत सही है, समझ में आ रहा है। सेकेंड वाला निकालो, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बताओ, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है रियल नंबर। ग्राफ याद है कि नहीं साइन एक्स का, साइन एक्स का देखो ग्राफ ऐसे होता है, जिसका ग्राफ पता है उसको हम ग्राफ से कर लेंगे, है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है रियल नंबर है, तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में है, इसका डोमेन क्या होगा r-0, r-2 सॉरी, r-2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा r-2, है कि नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा r-2। थर्ड का करो, है ना, तो साइन कॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबका डोमेन आपको पता है, इसलिए मैं उसको धीरे धीरे करके यहां पे इंक्लूड करके लिख रहा हूं ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में कुछ होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए उसका कोई खास यूज है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, बताओ इसका थर्ड का बताओ क्या होगा, 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 थर्ड का बताओ क्या होगा। थर्ड में क्या करेंगे, पहले पार्ट का डोमेन क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर की चीज 0 नहीं होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर की चीज कहां पे 0 नहीं है, कहां पे 0 हो रहा है x = 1 के लिए, है ना। तो एक तो पहले हमारा लॉग वाला पार्ट डिफाइन होना चाहिए, तो लॉग हमारा कहां पे डिफाइन है x > 0 के लिए डिफाइन है, लेकिन हम x की वैल्यू 1 भी पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1/0 बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट से हमारा डोमेन क्या है 0 to ∞ -1, सबको क्लियर हुआ क्या, 0 to ∞ -1। सेकेंड वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डोमेन r होता है। इस वाले पार्ट कहां पे डिफाइन है, स्क्वायर रूट वाला पार्ट -2 से 2 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट, है ना। तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक बोल रहा है
-2 से 2 के बीच में होना चाहिए। एक तो बोल रहा है आर, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये बोल रहा है 0 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, है ना, ये 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो इसका जब डोमेन लिखोगे तो इसका डोमेन क्या आएगा, इस वाले पार्ट का डोमेन क्या लिखोगे, ये 0 है, 0 to 2 -1। देखो किसी को डाउट है इसमें, यहां पे मैंने डोमेन लिखा 0 to 2 -1, 0 to 2 -1, 0 to 2 -1, 0 to 2 -1। क्लियर है सबको? थर्ड का आंसर समझ में आया कैसे हो गया? फोर्थ का लिखो, फोर्थ का बताओ। फोर्थ का आंसर बताओ क्या होगा? फोर्थ का आंसर पहले इस वाले पार्ट को डिफाइन करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो यहां पे देखो ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, तो दोनों रूट को पहले अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखो इस रूट को जब डिफाइन करोगे तो क्या होगा, इस रूट को जब डिफाइन करोगे तो ये कितना होगा, यहां से देखो ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, x - 3 > 0, है ना। डोमेन ऑफ 1/log x, नहीं आ रहा समझ में, डोमेन ऑफ 1/log x। तो 1/log x का डोमेन कैसे डिफाइन करोगे, देखो तो सबसे पहली चीज तो डिनोमिनेटर में टर्म है वो क्या होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए। तो log x क्या लिखोगे, ≠ 0। दूसरी चीज log अपने आप में एक फंक्शन होता है, तो हमें log को भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो log कहां पे डिफाइन होता है, जो इसके अंदर वाला पार्ट है ये x क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। और log x ≠ 0, तो log x की वैल्यू एक्चुअली में 0 कहां पे होती है, पहले हम 0 सॉल्व करेंगे, उसको ≠ 0 माइनस कर देंगे। तो ये कहां पे 0 होता है, x = 1 पे, है ना। तो ये x = 1 पे 0 हो जाता है, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, तो इस वाले पार्ट में से क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर कितना होगा, 0 to ∞ -1। क्लियर है सबको? नहीं आया समझ में? सौमिक 1/log x क्लियर हो गया? बस बेसिक फंक्शन है, अब बेसिक फंक्शन को डिफाइन करो। ये मिक्स टाइप में हो गया ना, कि log भी डिफाइन करना है और p/q फॉर्मेट भी डिफाइन करना है, दोनों डिफाइन करना है, इसलिए हमने दोनों पार्ट को डिफाइन किया, है ना। तो मिक्स टाइप में आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब थर्ड का देखो, थर्ड का बताओ, सॉरी फोर्थ का बताओ। फोर्थ में देखो ऊपर वाले पार्ट को डिफाइन करोगे तो क्या आना चाहिए, x - 3 > 0। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफाइन करोगे तो डिनोमिनेटर कहां पे डिफाइन होगा, x + 2 > 0, है ना। और ये थर्ड वाला पार्ट कहां पे डिफाइन होगा, तो डिनोमिनेटर की चीज 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या लिखोगे आप, r - 0 to 1। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारा हो गया। इन तीनों इक्वेशन का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ना। तो देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, पहला वाला क्या बोल रहा है, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये समझ में आ रहा है क्या, इस दोनों का इंटरसेक्शन 3 to ∞ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन हम 3 to ∞ लिख सकते हैं क्या, लिख पाएंगे। और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 to ∞ ही आएगा, है ना। 3 to ∞ ये आंसर आ जाएगा। 2 पे क्लोज ब्रैकेट हाँ लगा सकते हो, सही है, करेक्ट कर लो थर्ड का, सुप्रजीत सही है। हाँ 2 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर देखो कितना होगा, फोर्थ का आंसर 3 to ∞ आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन निकाल के देखो, सब पार्ट को मैंने अलग अलग सॉल्व किया है, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताओ कि अगर कोई आपको ये लिख के दे,
ठीक है, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर कोई आपको ये लिख के दे एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, और कोई आपको ये लिख के दे, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या ये दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? अब ये बताओ कि क्या ये दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट है, बताओ, है ना। 10th में आप ये चीज करते हुए आए हो अभी तक, है ना, रूट को आप अलग अलग ब्रेक कर देते हो। अब यहां पे मुझे बताओ कि क्या ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? क्या ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? सेम नहीं है सुब्रजीत। देखो, अगर सेम होता तो दोनों का डोमेन सेम आना चाहिए कि नहीं? बाकी लोग ध्यान से देखो, सुब्रजीत, सौमिक, प्रिजा, देखो, अगर ये दोनों फंक्शन सेम है तो सेम फंक्शन हम किसको बोलेंगे? दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, है ना। अगर कोई दो सेम फंक्शन है तो उसका डोमेन भी सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो, क्या ये दोनों का डोमेन सेम है कि नहीं। इसका डोमेन कैलकुलेट कैसे करोगे? तो इसका डोमेन जब कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या लिखना होगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर में एक ही टर्म है ना। और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -1 to 1, है ना, -1 पे सर्कल ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहां से देखो इसका डोमेन क्या आ रहा है? x बिलोंग टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो, इसका जब आप डोमेन लिखोगे तो यहां पे देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये क्या है? p/q फॉर्मेट का है। और इसका जब डोमेन क्या होगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? -1 1, ये देखो, है ना, यहां पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो। देखो, यहां से जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहां से क्या आ रहा है? 1 टू इंफिनिटी आ रहा है। अगर ये दोनों फंक्शन सेम होता, तो दोनों का डोमेन भी सेम आना चाहिए कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगर ये दोनों फंक्शन सेम है तो दोनों का डोमेन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए था। तो क्या दोनों का डोमेन सेम आ रहा है? दोनों का डोमेन देखो कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो ये दोनों फंक्शन जो है अलग अलग है, ठीक है। दोनों फंक्शन कभी भी सेम नहीं है, इसलिए आप ये चीज इसको नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो, इस दोनों को क्या हम इक्वल लिख पाएंगे? अब बताओ कि क्या हम यहां पे इक्वल टू का साइन लगा पाएंगे? इक्वल टू का साइन नहीं लगा पाएंगे, है ना। यहां पे आप इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का सिंबल आप यहां पे नहीं लगा पाओगे। क्लियर है सबको? है ना, क्योंकि अगर फंक्शन सेम होता तो डोमेन दोनों का सेम आना चाहिए था, लेकिन हमने डोमेन कैलकुलेट किया तो हमें दोनों चीजें अलग अलग दिख रही है। तो जब दोनों चीजें अलग अलग है तो दोनों फंक्शन सेम कैसे हो सकता है? यानी दोनों फंक्शन डिफरेंट है, तभी डोमेन डिफरेंट आया है ना। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। लेकिन अब ये बताओ कि मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, मुझे इन दोनों फंक्शन को इक्वल करना है। तो ये दोनों इक्वल सिर्फ किस पार्ट में पॉसिबल है? सिर्फ x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल पॉसिबल है? अगर आपको इक्वल लिखना है तो, ठीक है, हमें यह पता है कि दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको इक्वल लिखना चाह रहे हैं कि ये चीजें हम इक्वल करना चाह रहे हैं, तो हमें x को क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है? तो दोनों को अगर आपको इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब दोनों का डोमेन आपको सेम करना पड़ेगा, है ना। और दोनों का डोमेन कहां पे सेम होगा? x की किस वैल्यू के लिए सेम होगा? देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये चीजें सेम हो सकती है। तो अगर आप इन दोनों को सेम लिख रहे हो या सेम बता रहे हो तो साइड में आपको यह भी बताना होगा कि ये दोनों चीजें सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही ट्रू है, ठीक है। और अगर आप ये लिख रहे हो, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये होता है कि ये चीज x की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। x की कोई लेस देन वैल्यू के लिए इसको हम इक्वल नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है सबको? है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको?
किसी को डाउट? अगर आप इसको इक्वल लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग क्या है कि आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया होगा, है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी इसका डोमेन देखो ये आ रहा है और इसका भी डोमेन ये वाला पार्ट है, तो सिर्फ इसी पार्ट में ये दोनों फंक्शन क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन को इक्वल बोलते हैं तो इक्वल बोलने के लिए उसका डोमेन भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी को इक्वल बोल रहे हो तो इक्वल होने के लिए उसका डोमेन भी सेम होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो अगर फंक्शन इक्वल होता तो दोनों का डोमेन भी तो सेम होता, है कि नहीं। तो मैंने जब डोमेन चेक किया तो एक का डोमेन ये आ गया और एक का डोमेन ये आ गया, तो ये चीज तो हमें दिख गया कि दोनों का डोमेन क्योंकि सेम नहीं है तो ये दोनों फंक्शन तो इक्वल नहीं है कि नहीं। तो इन जनरल अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ ये दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं, या आप रूट ओवर एक्स माइनस वन अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन को डायरेक्टली एक ही रूट के अंदर लिख सकते हो या नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि नहीं, है ना। तो अगर आपको ये चीज पॉसिबल कराना है, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल सिर्फ कहां पे है, जहां पे दोनों का डोमेन सेम हो रहा हो। ठीक है, सिर्फ सेम डोमेन में दोनों चीजों को आप इक्वल लिख सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -1 से कम पुट करोगे तो -1 से कम की वैल्यू सिर्फ आप इस वाले फंक्शन में पुट कर सकते हो, x की वैल्यू -1 से कम इस वाले फंक्शन में पुट नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो जब इसमें हम पुट ही नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू इक्वल कैसे हो सकती है कि नहीं। इसका मतलब जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा, सिर्फ कॉमन पार्ट में ही दोनों चीजों को आप इक्वल लिख पाओगे। क्लियर हो गया? सुब्रजीत समझ में आ गया? तो अगर आप दोनों फंक्शन को इक्वल फिर भी आप बताना चाह रहे हो कि इक्वल हम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इक्वल बोलोगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें इक्वल क्या है, सिर्फ इसी x की वैल्यू के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो हम जो कभी भी क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कभी भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो रूट को हम अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। याद है 10th में हम ये चीजें इजीली कर पा रहे थे, है ना। तो ये चीज हम इजीली कर पा रहे थे, तो ये चीज वहां पे हमने इसका डोमेन और रेंज, डोमेन वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया था, है ना। लेकिन अब क्योंकि हम ये चीजें सीख चुके हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब आप फंक्शन को इक्वल कर रहे हो तो क्या वो चीजें प्रॉपर डोमेन में डिफाइन है या नहीं है। क्लियर है? अब्दुल समझ में आ गया? सुब्रजीत समझ में आ गया, है ना। तो जब आप इक्वल प्रूफ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक डोमेन सही नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने 10th में कभी ये चीजें किया होगा, ठीक है, मान लो अगर 10th में किसी क्वेश्चन में आपने ये चीजें कर भी दिया होगा तो इसका मतलब आपका ये चीज बाय डिफॉल्ट वहां पे ट्रू हो रहा होगा, है ना। अगर आपने 10th में कभी इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा और आपने कभी लिखा भी होगा तो उस कंडीशन में आपने शायद वहां पे चेक नहीं किया, लेकिन उस कंडीशन में ये चीज ऑटोमेटिकली आपका डिफाइन हो रहा होगा, इसलिए आपने उसको इक्वेट करके लिख दिया था, तो आपका आंसर भी मैच कर गया होगा, है ना। लेकिन अब हमें उसका रीजन समझ में आ रहा है कि हमें अगर ये चीज करना है तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कोई आपसे ये पूछता है बताओ कि क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है क्या, f(x = x² x और f(x = x), क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है? बताओ, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है? इस दोनों फंक्शन को आप इक्वल बोल पाओगे क्या? इस दोनों फंक्शन को क्या हम इक्वल बोल पाएंगे? चेक करो दोनों का डोमेन क्या आ रहा है ना। दोनों का डोमेन पहले हम चेक करेंगे, अगर डोमेन सेम हो रहा होगा तो हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, इक्वल है। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। चेक करके बताओ जल्दी से। क्यों इक्वल नहीं है अब्दुल, बताओ क्यों इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं आ रहा है? सुब्रजीत सेम है, क्यों सेम है? फिर से वही चीज, हमें डोमेन निकालना है, तो पहले आप डोमेन कैलकुलेट करोगे तभी तो। इसका डोमेन कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, और इसका डोमेन लिखोगे तो क्या लिखोगे। इसके डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, है ना। इस वाले में देखो इसका डोमेन आप कैसे लिखोगे, इसका डोमेन आप लिखोगे तो ये किस फॉर्मेट का है,
p बाई क्यू फॉर्मेट का है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया एक्चुअली में रैशनल फंक्शन हो गया। और रैशनल फंक्शन कहां पे डिफाइन होता है, r माइनस वो वाला पार्ट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो रहा है, जीरो के लिए, तो आपको एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, जीरो को माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों का डोमेन देखो क्या है, सेम नहीं है, डोमेन सेम नहीं है, तो दोनों फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं, ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया। तो क्या आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को एक्स लिख पाओगे, बताओ, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को हम एक्स नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है कि नहीं, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मान लो फिर भी मुझे इक्वल लिखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कब ट्रू होता है बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कब वैलिड होगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू एक्स कब वैलिड होगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स कब वैलिड होगा, इसको हम कब इक्वल बोल पाएंगे इस एक दूसरे के, है ना। बाय डिफॉल्ट ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हमें फिर भी इक्वल बताना है तो हमें एक्स पे क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, डोमेन को इक्वल बोलना पड़ेगा। और इसका डोमेन देखो क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना, और इसमें एक्स बिलोंग टू आर है, तो हमें फाइनली एक्स को जीरो का पार्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इस दोनों को इक्वल लिखोगे तो एक्स की वैल्यू आपको साइड में क्या लिखनी पड़ेगी, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो भी लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब्दुल, सुब्रजीत, प्रिजा, क्लियर है ना। डोमेन इक्वल नहीं है, लेकिन आपने अभी तक टेंथ में क्या किया होगा, टेंथ में आपने डायरेक्टली इस दोनों को कैंसिल करके इक्वल टू एक्स लिख दिया था, याद है ना। टेंथ में हमने इसको कट करके डायरेक्टली एक्स के इक्वल लिख दिया था, और वहां पे हमारा आंसर भी मैच कर गया था। आंसर इसलिए मैच कर रहा था क्योंकि आपका वहां पे एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो रही थी, है ना। तो हमारा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं था, बाय डिफॉल्ट हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा था, इसलिए हम क्या बोल पा रहे थे कि ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो जब आपको इसको इक्वल बताना है तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो या आर माइनस जीरो भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, दोनों सेम ही चीज लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो यहां पे एक पॉइंट बना के आप लिख लो, यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, टू फंक्शंस आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर डोमेन एंड रेंज इज इक्वल। ठीक है, अगर आप दो फंक्शन को इक्वल बता रहे हो तो इक्वल बताने के लिए आपको उस दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज दोनों चेक करना पड़ेगा, और अगर दोनों डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होता है तो हम उन दोनों फंक्शन को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो डोमेन ही इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्टली यहां पे बोल रहे हैं कि फंक्शन इक्वल नहीं है। रेंज पे हम गए ही नहीं क्योंकि उसके जाने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं। जब डोमेन इक्वल नहीं है तो हम रेंज चेक करके क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप यहां पे इस वाले कंडीशन में अगर चेक करोगे तो अगर x नॉट इक्वल टू जीरो कर देते हो तो उसका डोमेन भी इक्वल हो जाता है, रेंज भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना कि दो फंक्शन को अगर आपको इक्वेट करना है तो इक्वेट करने के लिए उन दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर किया डोमेन वाला पार्ट। ठीक है, डोमेन वाले पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमने वो सब कुछ देखा। ठीक है, ग्राफ वगैरह हमने डिटेल में पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेंज वाले पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, रेंज अगर हमें कैलकुलेट करना हो किसी भी फंक्शन का विदाउट ग्राफ, अगर हमें ग्राफ पता नहीं हो तो रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वाले पार्ट में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि रेंज एक वास्ट चीजें हैं, तो कुछ कुछ चीजें आपको आगे पढ़ने के बाद उसका रेंज कैलकुलेट करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो अभी के लिए जितना बेसिक चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट है
उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेंज को कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, जहां तक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज देखेंगे कि किसी फंक्शन का रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट ग्राफ, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। होमवर्क के लिए आप एक्सरसाइज, अब देखो आप एक्सरसाइज 2.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला था नहीं करने के लिए, ठीक है। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 2.3 में अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे आपसे करने के लिए मना कर दिया था, है ना, इसलिए क्योंकि हमने उस टाइम पे फंक्शन का ग्राफ नहीं पढ़ा था। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो, और साथ ही मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ट्राई करना, ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। इस वाले पार्ट में जहां पे कहीं पे रेंज लिखा हो तो आप रेंज कैलकुलेट मत करना, बाकी डोमेन कैलकुलेट कर सको। बाकी आप अगर आप किसी का ग्राफ प्लॉट करके डोमेन रेंज निकाल पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं पता है और फिर भी उसका रेंज पूछा है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो रेंज वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। एक असाइनमेंट में दे दूंगा आपको जिसमें डोमेन निकालने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रेंज से, ठीक है। चलो बाय।